गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर की शुरुआत करते हैं नंबर 6 की। ठीक है, हाँ, क्या है इस चैप्टर के अंदर? चैप्टर के अंदर की थीम्स क्या है? हम पहले वेट तो चैप्टर के अंदर की थीम्स क्या है? हम चैप्टर को खोलने से पहले उसकी थीम्स को जान लेते हैं, है ना? क्या है बच्चों? देखो, बेसिकली हमने कोई ट्रांजैक्शंस की, ये लो, सेल ऑफ गुड्स ₹1000, ये पहले परचेज लिख लेते हैं, है ना? फिर इससे पहले कैपिटल इन बिजनेस स्टार्ट, विद कैश 1,00,000, और मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, परचेज गुड्स 10,000 और परचेज फ्रॉम राम 20,000, है ना? तो ऐसे ही सोल्ड गुड्स ₹15,000 मान लेते हैं। ये 4 हमारे लेन देन हुए बिजनेस के अंदर, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 लेन देन हो चुके हैं बिजनेस के अंदर। अब हम इनको क्या करते हैं? इनकी क्लासिफिकेशंस भी करते हैं, है ना? जनरलाइजेशंस भी करते थे। हमने बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, जनरलाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी थी। ठीक है, लेकिन एक बेसिक थीम्स ये आती है जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इनको रिकॉर्ड कैसे करें? आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, कोई रूल्स नहीं होता आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, मेजरिंग भी कर लेंगे, भाई 1,00,000 रुपए की है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग करने का जो स्टेप है, रिकॉर्डिंग, वहाँ से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब रूल्स फॉलो करने के लिए ये देखना है कि एक्चुअल में इनको एंट्रियों को हम लिखते कैसे हैं। तो हमको क्या करना होगा? देखो बच्चों, जैसे ये परचेज हुई तो मैं क्या करूँगा, टोटल परचेज कितनी हो गई, है ना? 10 और 20 30,000। तो मैंने प्योर ही हेडिंग, टोटल सेल कितनी हो गई, मैं बेसिकली देसी तरीके से लिख देता हूँ। 15,000 की हमने सेल करी, और कैपिटल कितनी है हमारे पास में, वो 1,00,000 की कैपिटल है, तो है ना? और क्या, कैश कितना है, कैश देखना कितना, 1,00,000 का आया था, 10,000 का हमने नकद खरीद लिया, 90,000 रह गया और 15,000 सेल करने से आ गए, तो 1,05,000 कैश आ गया हमारे पास, है ना? और एक क्रेडिटर भी आया है जिससे हमने उधार खरीदा है, एक व्यक्ति के नाम पर भी तो पैसे लिखे हुए हैं हमारे पास, उसे देने हैं। ये रे राम, कौन है ये क्रेडिटर? राम। कितने रुपए? 20,000 रुपये देने हैं। तो ये मैंने पर्टिकुलर हेड के अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर हम देसी तरीके से भी लिखते हैं तो ये तरीका होता है, लेकिन इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमको क्या करना होगा? हमको जो फॉलो करने हैं बेटा, रूल्स फॉलो करने हैं, और रूल्स फॉलो करने के लिए ये जो हेड हैं इनको ऐसे ही नहीं लिखना, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होगा? जिसको हम कहते हैं अकाउंट। हमको ये अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट देखो, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, रुपीज़ में लिख रहा हूँ, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यानी इसके 3 कॉलम एक जैसे। ये लो, यहाँ से यहाँ तक के कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर यहाँ से यहाँ तक के,
मैं अगर बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, और दिस इज राइट हैंड साइड, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अब हमने ये सोचा कि मैं इसको ऐसे ना लिखकर इस फॉर्मेट में लिखूंगा, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड अकाउंट, है ना। और कौन सा अकाउंट बना दूं? परचेज का अकाउंट बना दूं, तो परचेज के हेडिंग सारी चीजें हैं ही आएंगी, है ना। चाहे मैं परचेज का बना दूं या सेल का बना दूं, कैपिटल का बना दूं, कैश का बना दूं, तो ये अकाउंट सबके बनेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, है ना। क्योंकि ये अकाउंट डिफरेंट हेड के अंदर आते हैं। ये परचेज के हेड, इसकी हेडिंग क्या होगी? परचेज। यहाँ सिर्फ परचेज की वैल्यू ही रिकॉर्ड हमें करनी है, ठीक है बच्चों। चलो तो मैं इसको लिख दूं अकाउंट, ये लो अकाउंट लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलेंगे डेबिट साइड। मैं DR स्टैंड फॉर डेबिट, समझ रहे हो ना, DR स्टैंड फॉर डेबिट। आगे से जब भी मैं DR की टर्म्स लिखूंगा तो डेबिट, और इसी उसमें लिखना स्मॉल और कैपिटल जो भी फॉर्मेट मैंने करा है, और CR इज इक्वल टू, यानी स्टैंड फॉर किसके लिए है? ये क्रेडिट, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है ना, दिस इज द क्रेडिट साइड। अब इन घटनाओं को, इंसिडेंट्स जो हुई हैं, ये ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं, इनको वहाँ पहुँचाना है। अगर मैंने परचेज का हेड बनाया है तो परचेज की वैल्यू वहाँ पहुँचानी है, लेकिन इनको वहाँ पहुँचाने के रूल्स क्या क्या होंगे, हम उनकी बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में 3 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात हमको ध्यान रखनी है कि हम जब भी इधर रिकॉर्ड करेंगे, चलो ये बातें आगे की हैं, पहले फिलहाल इस चीज़ को समझो, है ना। देखो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों अब ओपन करो चैप्टर को, नंबर 6 को, यानी इसको, इन इंसिडेंट को यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स फॉलो करेंगे। ये तो क्लासिफिकेशंस प्रोसेस है, इससे पहले भी एक प्रोसेस आएगा जनरलाइजेशंस का, तो पहले इनको वहाँ पहुँचाना है जनरलाइजेशंस के रूल्स, फिर वहाँ से यहाँ लेकर आना है इसको, है ना। तो आ जाओ बेटा जल्दी से। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। वो कह रहे हैं कि ये जो लेन देन हुए हैं ये हम किस बेस पर रिकॉर्ड करेंगे? एविडेंस के बेस पर। जैसे हमने सेल करी, तो मैं अकाउंटेंट इस बात को कैसे मानूं कि सेल 10,000 रुपये की है? मुझे वो बिल चाहिए जिस पर हमने सेल की होगी। बिल हेड होता है नहीं, एक स्लिप काट कर देते हैं, उसकी कार्बन कॉपी हमारे पास होती है। दिस इज द कॉल्ड एविडेंस, है ना। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस फॉर्म में करना? इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद सच एज इनवॉइस, इनवॉइस बोलते हैं जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसका जो बिल होता है, दिस इज कॉल्ड द इनवॉइस। अगर हम कैश सेल करते हैं, दिस इज द कैश मीमो। इसके आगे चैप्टर है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उसके बारे में हम सबको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है ना। तो फिलहाल इनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब उसी में ही पढ़ेंगे। अगले कॉलम पर आ जाओ, अकाउंट्स वाले पर। अकाउंट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। दिस इज द समरी ऑफ उन ट्रांजेक्शंस की जो यहाँ हुई हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद। रिकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेस था? जनरल एंट्री का। उसके बाद ये समराइजिंग प्रोसेस है, ये समराइजिंग रिकॉर्ड है। हम पर्टिकुलर हेड में लिखेंगे। देखो जब मैंने परचेज लिखी होंगी तो कुछ इस तरह से लिखी होंगी, 10,000 की एक परचेज और 20,000 की एक परचेज, ऐसे ही तो हुई है। टोटल परचेज ये हो गया, तो ये समरी तो है। ऐसे ही 1000 परचेज, 1000 टाइम परचेज करी होंगी हमने दिन भर में, है ना। बहुत सारी सेल परचेज होती है, तो ऐसे ही हम उसको समरी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक कॉलम है यहाँ पर छोटा सा बनता है जिसे कहते हैं जनरल फोलियो का। हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अभी इसका कोई फालतू यूज है नहीं। ये लो, ये जनरल फोलियो का कॉलम होता है, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस कॉलम के इस डेट में, जिस डेट को हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेट, पर्टिकुलर में उसकी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, यहाँ उसकी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे ही इधर आएगा तो डेट, उसकी डिस्क्रिप्शन एंड देन अमाउंट। अभी मैं जनरल फोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आ जाओ अब। वो कह रहे हैं कि मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है। मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब सिंपल फॉर्म में तो देखो,
डेबिट मीन्स, DR मीन्स डेबिट, है ना। और देखो इसमें क्या कहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू अपोजिट टर्म्स। अपोजिट है ना, ये इधर है, ये इधर है, एक लेफ्ट हैंड पर है, एक राइट हैंड पर है। इन सिंपल वर्ड कहें तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कह रहे हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम कह रहे हैं क्रेडिट साइड इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। CR स्टैंड फॉर क्रेडिट एंड DR स्टैंड फॉर डेबिट। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड इज एन अकाउंट सेज टू बी ए डेबिट। अगर हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट होता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट। यानी एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमने किसी वैल्यू को हमने किसी कारण से डेबिट की है तो उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर क्रेडिट हुआ होगा। यानी हर डेबिट के साथ में उसका क्रेडिट जरूर होता है और हर क्रेडिट के साथ में उसका डेबिट जरूर होता है ना। यानी हमने 10,000 रुपये डेबिट किए तो कहीं ना कहीं हमने क्रेडिट जरूर करे होंगे किसी ना किसी कारण से, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर। तो बेसिक सी बातें थी, जो अब खास बातें मैं बोलने जा रहा हूं वो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की। इसको हम, अच्छा एक बात और बताओ कि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो क्या चल रहा था, वो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी चल रही थी, या हम कह सकते हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। दोनों एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बाद में बात करूंगा इस डिफरेंस के बारे में। दिस इज द मेथड ऑफ मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, है ना। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट आज ही नोट करके ध्यान रखें कि जब हम अगले 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो मुझे से पूछने की जिम्मेदारी आपकी है कि मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या था, है ना। उसी के कारण ये क्रेडिट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी था और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था। ये इंटरचेंज ऐसे ही नहीं हुए हैं, उस मार्शलिंग के कारण हुए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है मुझसे बाद में पूछने की, है ना। तो देखो हमने क्या करा, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो कैश में एसेट आ गई, है ना, 1 लाख रुपए की, और ऊपर से कैपिटल आ गई, ये है ना 1 लाख की। तो एक्चुअल में ये 2 घटनाएं जो रिकॉर्ड हुई हैं, 1 इस डेबिट हुई है और 1 इस क्रेडिट हुई है। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता। हम इन रूल्स पर पहुंचने के बाद इस बात की क्लेरिफिकेशन कर लेंगे कि ये क्यों डेबिट है और क्यों क्रेडिट है। एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, एवरी क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट होना है। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से टर्म्स पर आते हैं, अब इसके खास पॉइंट पर आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर, कि क्या ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से ये डेवलप्ड हुआ। तो बच्चों हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर आते हैं। रूल्स तो लिखे हुए हैं, है ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। इस रूल्स के अकॉर्डिंग 2 तरह के मेथड होते हैं बच्चों, है ना। 2 तरह की अप्रोच है जो हम रूल्स डेवलप कर सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, 1 इज ट्रेडिशनल अप्रोच। है ना, देखो इस ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से क्या रूल्स आएंगे डेवलप होकर। देखो इस ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से क्या रूल्स आएंगे, मैं इसी स्पेलिंग को देख रहा था, है ना, ये गड़बड़ हो रही थी। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से क्या रूल्स डेवलप होते हैं। और एक आती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो पहले हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखो, या ट्रेडिशनल मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमको जानना होगा, क्या हमको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट,
ठीक है, अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं, मैंने अभी पहले बनाकर दिखाया आपको, वो क्या था, अकाउंट था, लेकिन उनकी कैटेगरी कितनी है, हमें पता है सेल्स अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट भी था यहाँ पर जो लिखा हुआ था, बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो अलग अलग तरह के अकाउंट थे, लेकिन उनके टाइप्स कितने कितने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखें कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जनरली 2 टाइप के बनाए गए बस। हाँ, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। ये लो, 2 तरह के बनाए गए, है ना। लेकिन ये पर्सनल भी 3 तरह से बनाए गए। अच्छा, धोखा कर दिया बच्चों के साथ, है ना, 2 टाइप के बताकर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी। हाँ, एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। हाँ, क्या ये और भी क्लासिफिकेशन हो सकती है? नहीं, बस इतना ही रहने दो। पर्सनल की 3 कैटेगरी, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यानी अकाउंट, वो जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में है, पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन इज स्टैंड फॉर व्यक्ति, यानी व्यक्तियों के नाम जो आएंगे। अच्छा, ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, व्यक्ति, ठीक है। हाँ, यानी अगर व्यक्तियों की बात हो रही है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन व्यक्ति भी 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे 3 तरह के होंगे? व्यक्ति भी 3 तरह के हो सकते हैं। देखो, वो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान होते हैं, यानी हम उन अकाउंटों को यहाँ लिख रहे हैं इस कैटेगरी में जिनसे हम लेन देन कर सकते हो। लेन देन हम किन से करते हैं? व्यक्तियों से लेन देन करते हैं। हम राम से खरीदते हैं, सोहन को बेचते हैं, मोहन को सैलरी देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो वो व्यक्ति जो अलाइव व्यक्ति हैं, जिंदा इंसानों की बात हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम किसी टाइगर की बात करें या हॉर्स की बात करें, वो भी तो जिंदा होता, अलाइव होता है। लेकिन हम अरे टाइगर से कभी खरीदते बेचते हैं क्या? खरीद सकते हो टाइगर से कुछ? नहीं ना। हम सिर्फ इंसानों से खरीद बेच करते हैं, किसी जानवर से नहीं करते। इसलिए वो व्यक्ति जो नेचुरल कैटेगरी के हैं, यानी अलाइव हैं, इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ अकाउंट। यानी राम के नाम का अकाउंट बनेगा तो इधर आएगा राम, मोहन, सोहन, एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड इन दिस कैटेगरी। तो नेचुरल पर्सनल कौन हो गए? वो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग है। किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन जो इंसान नहीं है, फिर भी हम उनसे लेन देन करते हैं। यानी ऐसी चीजें, ऐसी व्यक्ति जिनसे हम लेन देन करते हो, लेकिन वो इंसान नहीं होते, इंसानों ने बनाए हुए होते हैं, है ना। पढ़े थे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पढ़े थे बिजनेस के अंदर। हाँ, एक आर्टिफिशियल पर्सनल होती है कंपनी, यानी वो अलाइव नहीं है, एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसके अंदर, वो सांस लेती है, बोलती है क्या? नहीं, उसको तो व्यक्तियों ने बनाया है। कंपनी, स्कूल्स, लोकल अथॉरिटी, दुकानें, जब भी हम किसी दुकान से कुछ खरीद कर लाते हैं तो मीन्स हम उस दुकान से खरीद कर लाए, ना ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति से खरीद कर लाए।
मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उस मेडिकल स्टोर से लेकर आए हैं, या कहते हैं कि उस व्यक्ति से लेकर आए, नहीं ना। स्कूल को फीस जमा करते हैं तो ये नहीं कि हमने प्रिंसिपल सर को फीस जमा करी है या ओनर को फीस जमा करी है, हमने फीस डिपॉजिट करी है स्कूल को, ठीक है। तो हम लेन देन किससे कर रहे हैं, लेन देन हम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो उस कैटेगरी में नहीं आती, कम से कम ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल है, बनावटी है, यानी क्रिएशन बाय लॉ, किसी लॉ के द्वारा उसे बनाया गया है, कानून के द्वारा बनाया गया है। तो क्या है, एन पर्सन विच इज क्रिएटिंग बाय लॉ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल। एग्जाम्पल में लिखेंगे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, है ना, और लोकल अथॉरिटी, जितनी भी मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी बिजनेस में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा वट एवर कॉल्ड, यानी व्यक्ति नहीं है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आते हैं वो, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल। दो हो गए पर्सन, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ध्यान करो कि ये तो नहीं है कंफर्म, इस कैटेगरी का नहीं है, ना ही इस कैटेगरी का है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों की कैटेगरी को। कैसे, देखो, कैपिटल लगाई ओनर ने, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगाकर, कितने रुपए की कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपए की। तो मैंने बताया कि जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसके मालिक के नाम का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, यानी हम अकाउंटेंट, बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और 1 लाख रुपए मालिक ने कैपिटल के नाम के बिजनेस में लगाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कैश आया 1 लाख रुपए का। किस हेड में डालेंगे हम उसको, ए के हेडिंग में नहीं, ए का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट, यानी अकाउंट कौन सा ओपन होगा, कैपिटल के नाम से, ना कि इस नाम से, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मालिक पैसे ड्राइंग करेगा तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन करा होगा, हम ड्राइंग लिखेंगे उसको, ना कि ए की डिडक्शन करेंगे हम। एक्चुअल में ये ड्राइंग और कैपिटल दोनों ए को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और बताऊं इसका एग्जांपल, हमने सैलरी पेड करी राम को, सैलरी पेड टू राम 10,000 रुपये। मैंने बताया कि हमने एक्सपेंस कुछ भी दिया हो, किसी को भी दिया हो, उस व्यक्ति से मतलब नहीं है हमें, किसको दी सैलरी कोई मतलब नहीं, बस सैलरी का हेड ओपन होगा, यानी अकाउंट में जो 4 हेड लिखा जाएगा वो सैलरी का लिखा जाएगा इन केस ऑफ एक्सपेंस पेड बाय फर्म या बिजनेस, ठीक है। वी हैव टू ओपन एन अकाउंट बाय देयर एक्सपेंस नेम, नॉट देयर इंडिविजुअल पर्सन नेम, ठीक है। तो हमको इसका अकाउंट ओपन करना है। अब सैलरी पेड हो गई, काम खत्म, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर सैलरी देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बताया था मैंने, यानी देना बाकी, आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही थी, ठीक है। तो सैलरी कितनी देनी बाकी है, 2,000 रुपये की सैलरी देनी बाकी है। अब मैंने जब सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट ओपन करा, जब सैलरी देनी बाकी थी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन कर दिया। मैंने राम का तो नाम ही ना लिया कहीं भी, है ना, नहीं लिया ना, लेते हैं राम का नाम, मन से लेते हैं राम का नाम, है ना। अब रामलीला होने वाली है ना सबको, राम का नाम तो सबको लेना हो, लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ तो राम का नाम लिया ही नहीं, इस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, है ना। तो हमने क्या अकाउंट ओपन करा, ये रिप्रेजेंट करेगी लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है हम पे नहीं कि हमें सैलरी देना बाकी है, ये तो पेड कर दिया, काम खत्म इसका। तो ये सैलरी देना बाकी है किसको, राम को रिप्रेजेंट करती है, जबकि हमने राम का नाम ओपन ही नहीं करा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या लिख सकते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही अगर हमने किसी को एडवांस दे दिए तो वो एसेट बन जाती है, एडवांस एक्सपेंस भी तो हो सकते हैं जब आउटस्टैंडिंग है तो। और क्या लिखें, एडवांस एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स,
एटसेट्रा। 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमने समझ ली। ध्यान से समझो, नोट करो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है इसमें। अब अगले हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं इम्पर्सनल की तरफ को। उसके तो 3 बच्चे थे, है ना। पर्सनल के 3 बच्चे थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब ये तीनों बच्चों की देख रहे हैं कि ये पर्सनल अकाउंट ही करेगा, है ना। अब इसके देखते हैं ये कितनों का फादर है ना, या दादाजी है। बच्चे ही तो थे, दादाजी तो कोई बना ही नहीं है। अब आ जाओ इधर, इम्पर्सनल में क्या करना है, ये क्लासिफिकेशन होगी, ये 2 तरह का होगा, यानी इसके 2 बेटे होंगे। कौन कौन? इम्पर्सनल में एक तो होगा रियल, एक होगा नॉमिनल। ठीक है। रियल का मतलब जितनी भी संपत्तियां होंगी, है ना। संपत्ति खाते कौन कौन सी संपत्ति होती है, जरा मुझे बताओ। संपत्ति क्या क्या थी? एसेट, एसेट के बारे में बोला था नहीं, तो ऑल दोज एसेट आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। ठीक है। क्या क्या थी, लिखो एग्जाम्पल। बिल्डिंग हमारी संपत्ति, स्टॉक भी हमारी संपत्ति, ठीक है। और क्या होते हैं? डेटर्स भी हमारी संपत्ति होती हैं, है ना। लेकिन डेटर को हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। डेटर तो नाम होंगे किसी के और वो यहाँ आ गए होंगे, है ना, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। वैसे तो होती है एसेट, लेकिन डेटर उस कैटेगरी में पहुँच गए, तो हम बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, प्लांट, मशीनरी और जमीन होती है लैंड, एटसेट्रा। ठीक है। ये हमारी संपत्ति है या नहीं? यानी अगर हमने बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया तो कौन सी कैटेगरी में आया? वो रियल की कैटेगरी में। फर्नीचर का अकाउंट ओपन किया तो रियल की कैटेगरी में आया। अच्छा, ये बात आती है समझ में। हाँ, ये इसका एक बेटा था और दूसरा बेटा है ये कौन सा है? ये वो है जिसने संपत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं। और ये कौन है? ये वो बेटा है इसका जो खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस की डेफिनेशन याद थी, चैप्टर 2, 3 में लिखवाई थी मैंने। अब समझ में आना कि एक्सपेंस वही एक्सपेंस, यानी एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और साथ में ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। ऑल एक्सपेंस या ऑल इनकम। ठीक है, तो ऐसे ही कर दो चलो, है ना। तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चों? चलो, तो केन भी लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं मानते तो, है ना। एक्सपेंस कौन कौन से होते थे? एक्सपेंस होते थे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, है ना, एटसेट्रा। कमीशन भी लिख लो, है ना, ये होते थे। और अगर ये ही चीजें हमको मिलने लगे तो दिस इज कॉल्ड द इनकम, है ना। अगर हम किसी को दे रहे हैं ये सारी चीजें तो एक्सपेंस है, और अगर मिल रही है तो इनकम है। तो ठीक है। इम्पर्सनल के 2 बेटे, एक जो संपत्ति वाला था, दूसरा जो खर्चे और इनकम वाला था। पर्सनल के भी 3 बेटे थे,
एक जो नेचुरल था, दूसरा आर्टिफिशियल था, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये थी कैटेगरी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की। अब इस अप्रोच के हिसाब से हमको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको इतना ही करो।